वेलकम बैक स्टूडेंट्स। JCRT मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह दिसंबर कक्षा 6 पूर्णांक है 60। इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा ये गद्यांश है, इसको पढ़ लेंगे। मैं आपको सीधा प्रश्न की ओर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, धोनी के सामने किस बात की दुविधा उठ खड़ी हुई थी, ठीक है। तो धोनी के सामने कौन सी दुविधा खड़ी हो गई थी, ये आपको इसका आंसर यहाँ पे देना होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेलें या ना खेलें। ये धोनी के मन में ये दुविधा थी कि परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेलें या ना खेलें, ठीक है। चलिए, अब नंबर 2 देखते हैं। दुविधा का क्या अर्थ है? दुविधा का अर्थ है असमंजस्य, मतलब निश्चित नहीं, मन में दो तीन बातें चलना, ये दुविधा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपका है नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, देख लें प्रश्न को। निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए, वन सेकेंड, लिंग निर्णय करते हुए बताएं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और कौन सा पुल्लिंग है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप देख लें। देखिए ये भाषा जो है वो स्त्रीलिंग है, आप यहाँ पे लिख देंगे स्त्रीलिंग। भाषा जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, ठीक है। अब इसको नोट कर लेंगे, भाषा स्त्रीलिंग है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। रास्ता जो है, रास्ता वो पुल्लिंग है, ठीक है, रास्ता पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए इसको नोट करते जाना बच्चों। चलिए, उसके बाद है आपका क्षमता जो है वो स्त्रीलिंग है, क्षमता स्त्रीलिंग है। चलिए बहुत अच्छा, इसको नोट करते जाना। फिर लास्ट जो है उसको भी देख लो, लास्ट जो है वो है जीवन जो है वो पुल्लिंग है, जीवन जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। अब इसको नोट कर लिए होंगे, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखें इसका आंसर, धोनी का बचपन का सपना उस समय पूरा हुआ जब भारतीय सेना ने उनके सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को देखते हुए सन 2011 में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा कार्य के लिए उन्हें इस पोस्ट को दिया हुआ था, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण हैं, लिखिए। तो बच्चों मुझे पता है आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, कौन कौन से गुण हैं आप जरूर लिख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, धोनी के कप्तानी के अच्छे गुण, वो कप्तान के सर्वश्रेष्ठ गुण रखते हैं। कप्तानी में जो जो चीज़ें होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, वो सभी गुण उनमें है। वो टीम के सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर चलते हैं, वो सभी का सम्मान करते हैं, वो नए खिलाड़ियों को अवसर देते हैं, वो खेल भावना से खेलते हैं। तो ये सभी गुण हैं, आप चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे गुण उनमें कप्तानी के हैं और आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए इंग्लिश के प्रश्न यहाँ पे आ गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स with the correct form of adjective given in the bracket. Pine trees are dash than mango trees. टॉल है, यहाँ क्या भरना है वो आपको देखना होगा, ठीक है। अब देखिए जब देन का प्रयोग किया रहेगा तो वो मतलब वो डिग्री में है, डिग्री का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉलर, ठीक है। तो टॉलर यानी सी को आप भरेंगे, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ चाइल्ड डू आउट ऑफ नर्वसनेस अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्ज़ाम स्ट्रेस। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस बच्चों आपने ये पोएम पढ़ी होगी, तो नर्वसनेस क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर 2 का जो है ना वो सी हो जाएगा सही आंसर, ही बाइट्स हिज नेल। तो जो बच्चा था ना इस पोएम में एग्जाम स्ट्रेस, वो नर्वसनेस के चलते क्या करता था, वो नेल बाइट करने लगता, मतलब नाखून को वो चबाना शुरू कर देता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 3, गिव वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस ऑफ इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। जो नीचे दिए हुए हैं इन सभी शब्दों के जो एक शब्द होंगे वो आपको लिखने होंगे और इससे आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर।
देखिए आप उस खाली स्थान को भरेंगे फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर। इसको एक शब्द में कहें तो ये प्लेजर होगा, ठीक है। और इसका सेंटेंस जो है आप बनाना चाहेंगे तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस, ठीक है। आप जो है खुशियाँ पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंसेज फ्रॉम द पोएम एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस से ये जो सेंटेंस दिया है खाली स्थान को भरना है। तो चलिए मैं आपको लाइन भी बताता हूँ, आप बुक से भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। आई स्टेप इन द क्लासरूम, आई कैन टच फेयर इन एयर, आई जस्ट होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल स्पेयर, ठीक है। आप इसे नोट कर लेंगे, अपने बुक से भी देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट डिड मैरी डू इन द गार्डन टू द एंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द टीनी लिटिल थिंग। तो मैरी जो है ना वो क्या कर रही थी, गार्डन में क्या करती है चींटियों के साथ, चींटी के साथ। जो ये कहानी है, चैप्टर है द टीनी लिटिल थिंग। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है इसी के साथ मैं आंसर बता देता हूँ। व्हाट इज अ टिम्बल। तो टिम्बल क्या है ये भी आपको बता देता हूँ, एक साथ में आंसर आपको हो जाएगा। देखिए ए नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मैरी ड्रॉप्ड हर थिम्बल ऑन द लिटिल एंड फॉर फन। मैरी जो है ना वो थिम्बल जो है जो छोटे चींटियाँ होती हैं उसके ऊपर लगा दिया करती थी, उसके ऊपर ड्रॉप करती थी, ठीक है। तो ये थिम्बल क्या है, नंबर 2 का आंसर यहाँ होगा मेटल और प्लास्टिक कैप विथ क्लोज्ड एंड। उंगलियों में लगाने का एक प्लास्टिक कैप होता है या मेटल कैप होता है, और उंगलियों में पहनने के लिए जो प्रोटेक्ट करता है फिंगर को, कब, जब स्विमिंग किया जाता है, जब सिया जाता है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का, इनमें से कौन सा युग्म रेखा का उदाहरण है। तो कौन से युग्म रेखा का उदाहरण आप दे सकते हैं, बी नंबर, ए नंबर और सी नंबर भी आप दे सकते हैं, जबकि वक्र रेखा जो है वो उसके उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए आप अपने अनुसार इसका आंसर दे देंगे। नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए समषष्ठभुज में कौन सा रेखा कौन सा युग्म समांतर रेखा है। तो कौन सा समांतर रेखा है ये आपको देखना। देखिए ये षष्ठभुज दिया हुआ है यहाँ पे, ये षष्ठभुज है, इन षष्ठभुज में कौन सा समांतर है ये आपको देखना था। मैं आपको सीधा आंसर की ओर बढ़ाता हूँ और समझाता हूँ क्यों। देखो ओपी जो है ना, ओपी ये और एलएम ये दोनों समांतर है। देखिए ये सीधा खींचेगा, ये सीधा खींचेगा, ठीक है। बाकी सब रेखाएं आपस में जाकर के कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएगी, तो ओपी और एलएम जो है ये समांतर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। समांतर रेखा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए देखते हैं समांतर रेखा की 2 विशेषताएं को। चलिए देखिए समांतर रेखा की विशेषताएं, समांतर रेखा को आगे बढ़ाना पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे ये रेखा और ये रेखा जहाँ तक आप ले जाएंगे ये क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। ये क्रॉस नहीं करेगी, आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये समांतर रेखा की विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, जैसे ये और ये, ठीक है। इसके बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा समान होती है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, अपने दैनिक जीवन से समांतर रेखा के 2 उदाहरण लिखिए। तो दैनिक जीवन से समांतर रेखा के 2 उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं जो अपने दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं। समांतर रेखा जो कभी मिलती नहीं है, जैसे आप रेल की पटरी आपस में कभी मिलती नहीं है, ये समांतर रेखा के उदाहरण है। जैसे स्केल जो आप यूज़ करते हैं वो स्केल हैं। अब जैसे आयत का लंबाई या चौड़ाई, देखिए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये सब भी आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को ले लेते हैं। चलिए एम और एन 2 रेखा इस प्रकार खींचे कि वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो। देखिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ। एक मान लो ये रेखा एन है और ये रेखा एम है, ठीक है। ये आपस में यहाँ क्रॉस करेगा ना, तो ये 90 डिग्री पे मिलेगा। इस रेखा, इस पॉइंट का नाम कुछ दे दीजिए, मान लीजिए पी दे दीजिए। तो पी जो है ना किसी भी तरह से देखिएगा तो 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी 90 होगा, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लेंगे। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो विज्ञान से है। विज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प संघनन प्रक्रिया को दर्शाता है। तो संघनन प्रक्रिया कौन किसे दर्शाता है
ये आपको बताना होगा। ठीक है, ये देखिए सर्दियों में प्रातःकाल में कोहरे का बनना, ये संघनन प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को लेते हैं। नंबर 2 है, दिए गए कथन एवं कारणों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। देखिए, कथन है स्कर्वी विटामिन डी की कमी से होता है, और कारण है ऐसा भोजन में ताजे सब्जी फल जैसे नींबू आंवला आदि के अभाव में होता है। तो यहाँ पे ना इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, कथन गलत और कारण सही। कारण सही है लेकिन कथन जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करने से समस्या कब उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लास्टिक के ज़्यादा प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या होती है। यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो कि घुलता मिलता नहीं है, वो जैसे के तैसे पड़ा हुआ रहता है। यह घुलनशील नहीं होता है। फिर उसी शब्द को लिख सकते हैं, भूमि जल तथा वायु प्रदूषण का घोतक, यानी भूमि जल और वायु जो है इससे प्रभावित होता है और प्रदूषित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? ठीक है, परिभाषित करें। तो चलिए देखते हैं अभावजन्य रोग क्या है। आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, जो रोग लंबी अवधि तक पोषण तत्व के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। संतुलित आहार आवश्यक है। देखिए, अभावजन्य रोग वैसे रोग होते हैं जो पोषण तत्वों की कमी के कारण लंबे समय तक प्रभावित रहती है, और उसे हटाने के लिए, उससे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, जल चक्र का नामांकित चित्र बनाएं, या संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, व्याख्या करें। दोनों में से एक का जवाब आप देंगे। तो चलिए मैं एक जवाब दे देता हूँ, संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। हमें उचित मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए। हमें जल की भी आवश्यक मात्रा में चाहिए, हमें जल भी आवश्यक मात्रा में चाहिए। संतुलित आहार हमें स्वस्थ रखते हैं। तो इसको आप बढ़ा करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न यहाँ पे आ गए हैं। तो सामाजिक विज्ञान पहला प्रश्न, किस धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने 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 संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं? तो किस धर्म के अनुसार? तो ये है बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है। नंबर 2 है, पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टान के टूटने तथा अन्य पदार्थ तीव्र गति से निकलकर सतह पर पर्वत का रूप ले लेते हैं, ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर आपको देना होगा। ये देखिए, ज्वालामुखी पर्वत होता है जो फट के निकलता है। ठीक है। नंबर 3, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि आने पर मुख्य रूप से बचाव का कार्य या पीड़ित लोगों की सहायता करने में किसकी भूमिका अधिक होती है? तो किसकी भूमिका अधिक होती है, यहाँ पे आपको आंसर देना है। देखिए, यहाँ सभी लोगों की ना भूमिका जो है वो बनती है। सबको को यहाँ मिलजुल करके काम करने चाहिए। ठीक है। सरकार की भी बनती है, नेता की भी बनती है, लोगों की भी बनती है, स्वयंसेवी संगठन जो उनकी भी बनती है। तो अपने अनुसार यहाँ पे इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, लोगों की भी बनती है तो लोग भी आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधायिका के कार्यों को उदाहरण सहित बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, विधायिका के कार्य, विधायिका नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। यह कानून बनाने की शक्ति रखता है, यह नीति भी बनाता है। यानी विधायिका जो है ना, वो नागरिकों द्वारा, जो जनता है उसके द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों से बनती है। और ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं और नीति भी बनाते हैं। कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, नीति भी बनाते हैं। और देखिए, उदाहरण जो है वो संसद, हमारा देश का जो संसद है वो, और हमारे राज्य के जो विधानसभा हैं वो, ये प्रमुख उदाहरण हैं इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों के अनेक लाभ होते हैं, उनमें से कोई 2 लाभ उदाहरण सही बताइए। देखिए, पर्वतों के जो लाभ होते हैं उसको आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पर्वत नदियों के स्रोत होते हैं। देखिए, नदियाँ जो है पर्वतों से निकल करके आती हैं। ठीक है। पर्वतीय जल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ऊंचाई से गिरते हैं और उसकी क्षमता जो है उसमें धार होती है, काफ़ी तेज होता है, जिससे पनबिजली और सिंचाई जो है काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला है जैन धर्म से संबंधित विचारों और मूल्यों को बताइए। तो जैन धर्म का जो विचार है उसको देखते हैं हम लोग। अब देखें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत जो है उसके मूल्य क्या है। सत्य बोलना, संपत्ति न रखना, हिंसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सभी जैन धर्म के सिद्धांत और मूल्य हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संस्कृत विषय से है। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसके आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, अब देखें पहला नंबर जो है रोहनस्य भगिनी का अस्ति। तो इसका सही आंसर जो है आपको देने होंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। ठीक है, नंबर 2 कमलानी इति पदे का विभक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, दोनों का उत्तर मैं एक साथ दे दूंगा। सरोवरे का तरंती, ये पहला प्रश्न है, और दूसरा है तस्य भगिनी भावना तत्र अगच्छति अस्मिन् वाक्ये अवयवपदम किमस्ति। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर एक साथ हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर सरोवरे, पहला का आंसर ये दे दीजिएगा, सरोवरे वर्तिका तरंती, और दूसरा का आंसर हो जाएगा अस्मिन् वाक्ये तत्र अवयवपदम अस्ति। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।